हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है स्वामित्व स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो जानते हैं स्वामित्व का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी इसका पूरा खर्चा सेंटर उठाने वाला है, जो कि लॉन्च हुई थी 2020 में। देखिए इस स्कीम में क्या करने वाले हैं। जैसे जिसकी भी लैंड रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, उसका ना सर्वे करेंगे ड्रोन से और उससे ही रिकॉर्ड के राइट भी देने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड रहेंगे रूरल प्लानिंग में, और डिटरमाइन करने वाला है प्रॉपर्टी टैक्स। और इससे ही ना सर्वे होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का और जीआईएस मैप का। और इससे ही क्या होगा, जो भी ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान रहेंगे ना, वो प्रिपेयर करने वाले हैं बेटर क्वालिटी में। फिर उससे क्या होगा, रिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, यानी लैंड के लिए घर में कितने झगड़े होते हैं वो सब रिड्यूस करने वाला है। और ये सब इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जानते हैं प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? ये ऐसा टैक्स होता है जो भी हमारे पास लैंड रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, उस पर लगने वाला पैसा वो डायरेक्ट जाता है लोकल गवर्नमेंट को, वो रहता है प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट है हमारा टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एमपी से ना 15 टाइगर ट्रांसलोकेट होने वाले हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में। तो ये जो टाइगर है वो कहाँ से जाने वाले हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क से जाने वाले हैं। तो जानते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में। ये इसकी लोकेशन है मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, जो कि एमपी में है वहाँ। और ये ना इंस्पायर किया था रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक बनाने के लिए भी, यानी जंगल बुक का रेफरेंस इससे ही, कान्हा नेशनल पार्क से ही आया था। देखिए कान्हा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1955 और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था 1973 में। और इसे ना ग्लोबली रिनाउंड भी किया जाता है, जो कि 12 सिंगा रहता है एनिमल, एमपी का स्टेट एनिमल है, उसे सेव करने के लिए एक्सटिंक्शन से, यानी वो ख़त्म हो रहा था, उसे सेव कर लिया कान्हा नेशनल पार्क के रिलोकेशन प्रोग्राम में। है नेक्स्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये भी उमरिया डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था 1968 में और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था 1993 में। देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। लॉर्ड रामा ने लक्ष्मण को गिफ्ट दिया था ये वाला टाइगर रिजर्व, उससे ही उसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ का मतलब है ब्रदर्स फोर्ट, भाई का फोर्ट। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व। तो इसकी लोकेशन है शिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एमपी में, और ये ना एक्सटेंड भी होता है नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, यानी एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है ये नेम्ड हुआ है आफ्टर द पेंच रिवर। इस पर पेंच रिवर फ्लो होती है। और ये भी रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ से भी रेफरेंस लिया था जंगल बुक का, और इससे ही जंगल बुक बनी थी। जानते हैं टाइगर के बारे में। टाइगर एक लार्ज कैट है और ये अनादर मेंबर है जीनस पैंथेरा का, जो कि नेटिव है एशिया में। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। और इसकी हैबिटेट क्या है, ये ना डिपेंड करता है कहाँ उनको खाना मिलेगा, कहाँ उनका सर्वाइव होगा और कहाँ उनको पानी या शेल्टर या स्पेस मिलने वाली है। मेनली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्वैम्प, ग्रासलैंड, सवाना या फिर रॉकी एरिया में रहते हैं। देखिए ये नेटिव तो है एशिया के, लेकिन देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फार ईस्ट, रशिया का रीजन, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। देखिए यहाँ श्रीलंका नहीं है ना, ये याद रखना। और ये एक्सेलेंट स्विमर भी होते हैं, यानी ये अच्छे से स्विम कर सकते हैं। और देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। IUCN के लिस्ट में इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है और साइट के अपेंडिक्स 1 में है। देखिए इंडिया ने कितने स्टेप लिया है, कौन से स्टेप लिया है टाइगर को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, एंटी पोचिंग इनिशिएटिव, हैबिटेट कनेक्टिविटी या फिर कॉरिडोर का कंजर्वेशन, और फिर वेरियस पॉलिसी है, लेजिस्लेटिव सपोर्ट भी है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना इसने रिपोर्ट पेश किया है दिल्ली असेंबली में। जानते हैं काग के बारे में। काग आता है अंडर द आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री में।
और ये ना इसे गार्डियन बोला जाता है पब्लिक पर्स का, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों में। सो देखिए ये सेफगार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉ और अपहोल्ड करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और ये ऐसा की इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी और इंश्योर करता है चेक एंड बैलेंस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो जानते हैं काग के बारे में, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और इनका टेन्योर या कंडीशन डिटरमाइन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। और जो काग रहते हैं ना, फर्दर ऑफिस किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में होल्ड नहीं कर सकते, यानी एक ही बार इनका अपॉइंटमेंट होता है। और इनकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन ये सब चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो देखिए 151 के अंदर ये रिपोर्ट पेश करते हैं। तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करने के पहले ना ये प्रेसिडेंट को दिखाते हैं और स्टेट में रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ये गवर्नर को दिखाते हैं। अभी करंट काग कौन है? के संजय मूर्ति, ये है हमारे करंट काग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कावेरी इंजन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो ये है गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिश जो कि आती है डीआरडीओ के अंडर, इन्होंने ना अनाउंस किया है कावेरी इंजन इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए। सो जानते हैं कावेरी इंजन के बारे में। ये डेवलप किया गया है गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो कि आता है डीआरडीओ के अंदर, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था लेट 1980s में ही। सो देखिए इसका गोल क्या है? पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, जो कि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस उसे। सो देखिए ये है कावेरी इंजन और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक सिग्निफाई करता है मेजर स्टेप इंडिया का सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, जो कि एरो इंजन टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलरली अनमैन एरियल व्हीकल यानी जहाँ ह्यूमन नहीं रहते, ऐसे ही कंप्यूटर या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चलने वाले व्हीकल हो गए उनको, जैसे हो गया घातक स्थित UCAV प्रोग्राम, इस सब के लिए। सो जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो देखिए इसका विज़न क्या है? एम्पावर करना इंडिया को विथ कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज से, और इसका मिशन है अचीव करना सेल्फ रिलायंस क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में और उनके सिस्टम में, जो इक्विप्ड रहता है आर्म फोर्सेस में, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम में और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तीनों सर्विस में, यानी हो गया एयर, नेवी और आर्मी, दोनों तीनों फोर्सेस में देना इनको। नेक्स्ट है हमारा वेल्थ टैक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा विचार कर रही है, सोच रही है कि ये टैक्स हमें वापस लाना चाहिए, इनइक्वलिटी हो रही है इंडिया में, उसे रिड्यूस करने के लिए। तो वेल्थ टैक्स क्या होती है? ये ऐसा टैक्स होता है जो कि हमारे कैश पर, बैंक डिपॉजिट, शेयर, फिक्स एसेट, पर्सनल कार या फिर रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी यानी घर वगैरह हो गए, उन पर लगने वाला टैक्स होता है ये वेल्थ टैक्स। जैसे कंट्रीज़ हो गया फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, इन सब कंट्रीज़ में ना इम्पोज किया जाता है वेल्थ टैक्स। सो देखिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये टैक्स का ऑब्जेक्टिव है टारगेट करना अनप्रोडक्टिव और नॉन एसेंशियल एसेट जो भी इंडिविजुअल के हैं उन पर टैक्स लगाना। और वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1957 में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काल्डोर कमेटी 1955 में जो आई थी। और ये ना क्या करता है, जैसे 30 लाख हर साल की इनकम किसी की हो तो उस पर 1% वेल्थ टैक्स लगता है। और ये अबॉलिश किया गया था 2015 में। क्यों अबॉलिश किया गया था? ड्यू टू एक्सटेंसिव लिटिगेशन और इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन, और इसका ना हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रहा था, इसलिए इसे अबॉलिश किया गया था। सो ना रिलेटेड कंसेप्ट है इसके, वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स कब लगता है? जब करेंसी एक्सचेंज होता है। सपोज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज एग्जांपल के लिए USA, तो हमें डॉलर एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी रुपये दे के डॉलर लेना पड़ेगा, तो उस पर लगने वाला टैक्स होता है टोबिन टैक्स। पिगोवियन टैक्स क्या होता है? निगेटिव एक्सटर्नलिटीज पे लगने वाला, यानी कोई कंपनी पॉल्यूशन कर रही है ना तो उस पर लगेगा पिगोवियन टैक्स। सो देखिए लाफेर कर्व क्या होता है? लाफेर कर्व ऐसा कर्व होता है जो कि टैक्स रेट्स और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप दिखाने वाला होता है लाफेर कर्व। फिर टैक्स टू GDP रेशो क्या होता है? सपोज कितने परसेंट GDP बढ़ी, 2 या 3%, और इस पर टैक्स का रेवेन्यू कितना हुआ वो इंडिकेट करता है टैक्स टू GDP रेशो। नेक्स्ट है हमारा ट्राइबल सुसाइड इन केरला। तो देखिए NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने शो मोटो एक्शन लिया है कि ये ऐसे
सुसाइड क्यों हो रहे हैं? देखिए 2024 में 23 सुसाइड हुए हैं अमॉन्ग द ट्राइबल्स, और देखा जाए 2011 से लेके 22 तक ये 138 सुसाइड हो गए हैं। तो देखिए कौन से ट्राइबल ज़्यादा कमिट कर रहे हैं सुसाइड, तो कानी ट्राइब्स, कुरीचिया ट्राइब, पानिया ट्राइब और कातोनाइका ट्राइब, ये सब ट्राइब है जिनमें सुसाइड के रेट बढ़ रहे हैं। तो देखिए इन कम्युनिटीज़ में इतने चैलेंज कैसे आ रहे हैं कि इनको सुसाइड कमिट करना पड़ रहा है। तो पावर्टी है, और रिसोर्सेज का एक्सेस ना होना, लैंड नहीं मिलना, यानी उनकी खुद की ज़मीन हड़प ली जाती है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है, मार्जिनलाइजेशन होता है, और इनको ना हेल्थ केयर, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब से गुजरना पड़ता है। और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी देखिए उनके सोसाइटी में रहता है, आउटसाइड मैरिज नहीं हो सकती, और हो गई तो फिर वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, हरासमेंट होती है, और ना दारू के नशे में ये धुत हो जाता है, दारू के नशे में पड़ जाता है, उसके कारण भी ना सुसाइड का रेट बढ़ रहा है। ये सब फॉलोइंग रीजंस हो गए उनके सुसाइड के। जानते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। और ये क्या है, ये सर्व्स करती है एज अ गार्डियन ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया। ओवरसीज करती है राइट जितने भी एसोसिएटेड रहते हैं लाइफ के, लिबर्टी के, इक्वलिटी के, डिग्निटी के, जो कि गारंटेड दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये ना अलाइन करती है पेरिस प्रिंसिपल से, जो कि है ह्यूमन राइट का, और उससे ही इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेडेड करते हैं, और इनका रीअपॉइंटमेंट भी अलाउड रहता है। इनकी टर्म रहती है 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले हो जाए। अभी करंट के चेयरमैन है जस्टिस रिटायर राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा व्हील बार दिवस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये अभी सेलिब्रेट किया गया है 26 दिसंबर को, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 2022 से इन द ऑनर ऑफ मार्टीडोम थे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि साहिबजादे थे 10th गुरु ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी के। और इसलिए इनको याद करने के लिए 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। इन्होंने ना फाउंड किया था प्रिंसिपल ऑफ खालसा, और खालसा इसे ही ना 5K भी बोलते हैं। अब 5K क्या होता है, पहला होता है केश, वो कभी बाल नहीं काटते, और ना उनके पास एक वुडन कंगा हमेशा होता है, केश कंगा। फिर आया करा, यानी ब्रेसलेट हाथ में रहता है लोहे का या फिर स्टील का वो। फिर होता है किरपान, यानी छोटी सी कुछ तलवार जैसे रहती है, और कचारा जो कि एक शॉर्ट ब्रीचेस रहता है। और इन्होंने ना बैटल भी फॉट किए थे इन द अगेंस्ट ऑफ मुगल इन द बैटल ऑफ मुक्तसर 1705 में। और इन्होंने ही डिक्लेयर किया था गुरु ग्रंथ साहिब एज ए सिखिज़म का होली स्क्रिप्चर इन द ईयर ऑफ 1708 में। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना जो UN के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने ना ट्रिब्यूट पेड किया है जो हमारे ब्रिगेडियर जनरल थे अमिताभ झा इंडिया के, उनको। तो इन्होंने ना सर्व किया था गोलन हाइट में, जो भी बैटल होती है, सीरिया इजराइल का झगड़ा होता है ना, वहाँ इन्होंने काम किया था फ्रॉम इंडिया के फोर्स से यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में। जानते हैं यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुई थी UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 350 रिजोल्यूशन के इसमें, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। देखिए ये लॉन्च कब किया गया था, जब सीरिया और इजराइल का युद्ध चल रहा था ना, उसके इमीडिएट इफेक्ट में ही इसे बनाया गया था। और यहाँ टॉप की फोर्स जाती है इंडिया की 3rd नंबर से, यानी 3rd नंबर में हमारी इंडिया की फोर्स ही होती है यहाँ। देखिए जो हमारे ब्रिगेडियर जनरल है अमिताभ झा, उनकी जान गई है ना इस रीजन में गोलन हाइट में, तो इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए ये ऐसा हिली एरिया है जहाँ ना जॉर्डन रिवर भी फ्लो होती है इसके वेस्ट में, और ये ना सीरियन टेरिटरी थी 1967 तक, फिर ना इसराइल ने इसे कैप्चर कर लिया। तो ये देखिए ये गोलन हाइट, ये है रिवर जॉर्डन और सी ऑफ गैलीली, ये देखो ये है सी ऑफ गैलीली। ये होगा सीरिया, ये होगा जॉर्डन, ये होगा इसराइल, और ये होगा लेबनन।
सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।